नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके तार प्राचीन भारत की गहरी जड़ों से लेकर हमारे आज के आधुनिक भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था तक जुड़े हुए हैं। एक ऐसा राज्य जिसने इतिहास के हर एक पन्ने पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, जो जमीन कभी महाभारत जैसे महाकाव्य और दुनिया के सबसे भीषण युद्धों की गवाह रही हो, वही जमीन आज अचानक आधुनिक भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब कैसे बन गई। मतलब ये सिर्फ नक्शे पर हुआ कोई बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सभ्यता का आर्थिक महाशक्ति के रूप में पुनर्जन्म है। प्राचीन काल के उन रथों से लेकर आज की चमकती हुई फैक्ट्रियों तक का ये सफर वाकई कमाल का है। तो सबसे पहले आइए इस क्षेत्र के इतिहास और इसकी पुरानी जड़ों की ओर चलते हैं। क्या आपको पता है कि इस राज्य का नाम आखिर पड़ा कैसे? इसके पीछे ना एक बड़ा ही दिलचस्प दोहरा रहस्य छिपा है। मानव शास्त्रियों और इतिहासकारों का मानना है कि ये नाम अभिरायण से आया है, क्योंकि महाभारत काल के बाद यहाँ आभीर समुदाय बसा करता था जो अपनी बेहतरीन खेती के लिए बहुत मशहूर थे। वहीं दूसरी तरफ हमारी पौराणिक मान्यताओं को देखें तो इसका अर्थ है हरि प्लस आना, यानी वो पवित्र भूमि जहां महाभारत के दौरान स्वयं भगवान हरि या श्री कृष्ण का आगमन हुआ था। ये बात बड़ी शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे यहाँ इतिहास और आस्था दोनों मिलकर इस जमीन को उसकी असली पहचान देते हैं। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो 2500 ईसा पूर्व में ये जगह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र थी, जिसके सबूत हमें आज भी राखीगढ़ी में मिलते हैं। फिर 900 ईसा पूर्व के आसपास कुरुक्षेत्र के मैदान में वो महाभारत का महान युद्ध हुआ। और अगर थोड़ा आगे मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 1526 से 1761 के बीच पानीपत में जो 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गईं, उन्होंने तो पूरे भारतवर्ष के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। और फिर अंत में 1966 में आधुनिक हरियाणा राज्य का गठन हुआ। साफ है, ये भूमि हजारों सालों से दुनिया को बदलने वाली घटनाओं का सेंटर पॉइंट रही है। अब इतिहास के पन्नों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं यहाँ की प्राकृतिक बनावट और भूगोल की। भूगोल के हिसाब से इस राज्य को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पूर्व की तरफ आपको यमुना घग्गर के बेहद उपजाऊ समतल मैदान मिलेंगे, वहीं सुदूर उत्तर में शिवालिक की सुंदर पहाड़ियां हैं। अगर हम दक्षिण पश्चिम की ओर जाएं तो रेतीला बांगर क्षेत्र दिखाई देता है और बिल्कुल दक्षिण में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ये जो भौगोलिक विविधता है ना, असल में यही वो राज है जिसकी वजह से यहाँ खेती इतने विशाल स्तर पर हो पाती है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इतनी अलग अलग तरह की जमीन होने के बावजूद ये राज्य साइज में बहुत छोटा है। इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 44,212 वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये पूरे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 1.4% से भी कम हिस्सा है। इस आंकड़े को जरा याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम इसके आर्थिक उत्पादन की बात करेंगे तो ये छोटा सा साइज बहुत हैरान करने वाला है। जमीन और भूगोल की बात तो हो गई, अब आते हैं इसके आधुनिक राजनीतिक स्वरूप, यानी इस राज्य के गठन पर। आज का जो हरियाणा हम देखते हैं वो पहले उस विशाल पंजाब राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था। अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष चला और फिर आखिरकार 1 नवंबर 1966 को शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसे भाषाई आधार पर पंजाब से अलग करके एक नए स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखा जाए तो ये महज नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की बहुत बड़ी जीत थी। राज्य तो बन गया, पर किसी भी जगह की असली आत्मा वहां के लोग और वहां का समाज होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य की कुल आबादी 2.5 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। इसमें 87.46% आबादी के साथ हिंदू बहुसंख्यक हैं। इसके अलावा 7.03% मुस्लिम और 4.91% सिख आबादी भी यहां निवास करती है। ये डेटा बहुत स्पष्ट रूप से राज्य की विविधता और इसकी जनसांख्यिकी को हमारे सामने रखता है। अब यहाँ इतिहास का एक ऐसा मजेदार किस्सा आता है जिसे सुनकर शायद आपको भी थोड़ी हैरानी हो। बात है 1969 की। तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल जी अपनी नई भाषाई पहचान को लेकर इतने ज्यादा दृढ़ थे कि उन्होंने राज्य में तमिल को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। और मजे की बात यह है कि उस वक्त वहां एक भी तमिल बोलने वाला इंसान नहीं था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पंजाबी भाषा से एक राजनीतिक दूरी बनाए रखना था। है ना, राजनीति और कूटनीति का एक एकदम अनोखा उदाहरण। हालांकि बाद में इसे बदल दिया गया था, पर यह भाषा की राजनीति का एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। खैर, अब हम आते हैं आज की चर्चा के सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर,
यहाँ की अर्थव्यवस्था। अमूमन जब भी हरियाणा का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लहलहाते खेत और किसान। सही कहा ना? लेकिन सच्चाई इसके काफी आगे है। 95 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की जीडीपी वाले इस राज्य का असली इंजन सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज हैं। डेटा देखिए, राज्य की जीडीपी में 52% योगदान सर्विस सेक्टर का है और 30% उद्योगों का। खेती का हिस्सा 18% है। यह साफ दिखाता है कि कैसे इस राज्य ने खुद को पूरी तरह से एक आधुनिक और तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था में ढाल लिया है। और अब स्क्रीन पर दिख रहे इस एक अकेले नंबर को देखिए, 67%। ये आंकड़ा यहाँ की औद्योगिक क्षमता का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भारत में बनने वाली कुल पैसेंजर कारों में से 67% अकेले इसी एक राज्य में बनती है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी एक खूबी ने इसे पूरे देश का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब बना दिया है। बात सिर्फ कारों पर खत्म नहीं होती। औद्योगिक ताकत का ये स्तर सच में चौंकाने वाला है। पूरे देश की 60% मोटरसाइकिलें, 50% ट्रैक्टर और 50% रेफ्रिजरेटर का उत्पादन भी अकेले इसी राज्य से होता है। जरा कल्पना कीजिए, जिस जमीन पर कभी प्राचीन काल में राजाओं के रथ दौड़ा करते थे, आज वहां से पूरे देश की आधी से ज्यादा गाड़ियां और मशीनें बनकर निकल रही हैं। युद्ध के मैदान से दुनिया की सबसे बेहतरीन फैक्ट्रियों तक का ये सफर वाकई बेमिसाल है। और अंत में चलिए वापस उस बात पर चलते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। याद है, हमने बात की थी कि इस राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के 1.4% से भी कम है, लेकिन कृषि में जो इसकी दक्षता है उसका कोई मुकाबला नहीं। इतनी कम जमीन होने के बावजूद भारत से बाहर निर्यात होने वाले कुल बासमती चावल में 60% योगदान अकेले हरियाणा का है। इतनी कम जगह में इतनी बड़ी और बेहतरीन पैदावार सच में यहाँ के किसानों की मेहनत और कृषि विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में हमारे सामने एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा राज्य जिसने कुरुक्षेत्र के दर्शन और अपनी माटी से उपजे इतिहास को आज भी सहेज कर रखा है, वह अपनी उन्नत फैक्ट्रियों, आईटी हब और शानदार कृषि निर्यात के जरिए कल के आधुनिक भारत का निर्माण कैसे कर रहा है। प्राचीन विरासत और आधुनिक प्रगति का ये अद्भुत संतुलन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से इस अद्वितीय राज्य की गहराई और इसकी असली ताकत को समझने में काफी मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।